जय हिंद। दोस्तों, इस बार का प्रीलिम्स एग्जाम ना ही सिर्फ उन एस्पिरेंट्स के लिए हार्ट ब्रेकिंग रहा है जो एक्चुअली में एग्जाम में अपीयर हुए हैं, बल्कि वो एस्पिरेंट्स जो फ्यूचर में अपीयर होने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कंप्लीटली शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग रहा है। कंप्लीटली ब्लैंक हो गए हैं एस्पिरेंट्स की करें तो करें क्या इस तरह के एग्जाम को टैकल करने के लिए। जो अपीयर हुए कैंडिडेट्स उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि हमारी कमी कहाँ रह गई थी, हम तो किसी और ही ट्रैक पे प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में कमी थी, जो कि इस तरह का पेपर देखने के बाद हम कंप्लीटली ब्लैंक हो गए। पता ही नहीं है कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फ्यूचर एस्पिरेंट्स को यही नहीं समझ आ रहा है कि इस तरह के पेपर के लिए तैयारी करने की स्ट्रेटेजी आगे अडॉप्ट क्या करें, क्या चेंजेस करें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में। आज के सेशन में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और ये भी बात करेंगे कि इस तरह का एग्जाम देकर, इस तरह का क्वेश्चन पेपर देकर यूपीएससी प्रूव क्या करना चाह रहा है, यूपीएससी क्या रिफ्लेक्ट करना चाह रहा है कि उसको किस टाइप के आईएएस ऑफिसर्स चाहिए फ्यूचर में हमारी कंट्री के अंदर। पहले हम पेपर 1 की बात करेंगे, फिर पेपर 2 की बात करेंगे। दोनों की बात करनी आज के सेशन में बहुत जरूरी है। पहले पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में आप सभी ने देख ही लिया होगा, भर भर के इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं जहां दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उन्होंने पूछा हुआ है कि पहली सही है या दूसरी, या दोनों सही या दोनों गलत। उसके अलावा इस तरह के तो क्वेश्चंस और भर भर के आए हैं कि 3 4 5 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और पूछा हुआ है इनमें से एक सही है, 2 सही है, 3 है, 4 है या सारी जो भी। मतलब अगर आप नंबर देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस का, तो इस तरह के क्वेश्चंस का नंबर है 46 और इस तरह के 25। तो 71 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे हैं जिसमें जो फैक्ट्स दे रखे हैं, अगर आपको उन फैक्ट्स में से किसी एक भी फैक्ट के रिगार्डिंग क्लैरिटी नहीं है तो उसके बाद तो उस क्वेश्चन में तुक्का मारने के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। दिक्कत इस बात से नहीं है कि यूपीएससी ने 71 क्वेश्चंस इस टाइप के क्यों पूछे हैं। ठीक है, इसके पीछे इंटेंशन हो सकती है कि जो एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस थे उनको यूपीएससी टोटली हटाना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो इस टाइप के, उसका मतलब ये है कि आप ये चाहते हो कि हाँ एक चीज मैंने पूछी है तो उसके रिगार्डिंग बच्चे को पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं है, वो भी इंटेंशन सही है। बट आप ये तो देखो ना कि आप कितना डीप जाना चाहते हो। आप एक तरफ तो कहते हो जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज का मतलब है कि चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, कुछ भी हो, उससे रिलेटेड जो चीजें मैं पूछ रहा हूं उसके ऊपर बच्चे को बेसिक लेवल पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं है। बट आप जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आप तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चा हिस्ट्री ऑप्शनल भी तैयार करके बैठा हो, इकोनॉमिक्स भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, एनवायरमेंट और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑप्शनल लेवल की प्रिपरेशन हो। इंडीड कुछ क्वेश्चंस बीच में ऐसे भी थे कि अगर ऑप्शनल वाला बच्चा भी है, हो सकता है उससे भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो पाते। तो अगर इतने डीप लेवल के क्वेश्चंस आप पूछोगे और उनका नंबर भी इतना हाई होगा, ठीक है, सारे 71 के 71 उस लेवल के नहीं थे बट बहुत ज्यादा थे। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप कह सकते हो कि ये अटेम्प्टेबल हैं, वो क्वेश्चंस बहुत कम थे ज्यादातर सीरियस कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम पॉलिटी की बात करें, नॉर्मली हर साल जो पेपर आता है हम बात करते हैं, ठीक है, किसी साल इकोनॉमिक्स थोड़ा डिफिकल्ट था, हिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट था, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट। पॉलिटी का हम ज्यादातर देखते हैं कि वो फिर भी ऐसा होता है कि ठीक है, अगर बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वो ज्यादातर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाता है। बट इस बार आप पॉलिटी में भी देख लो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन था लास्ट ईयर, सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और उसके अंदर भी आप देख लो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश, केरला से कंपेयर कर दी, मध्य प्रदेश की केरला से कंपेयर कर दी, पुडुचेरी की अरुणाचल प्रदेश से कंपेयर कर दी। मतलब इस लेवल की इन डेप्थ चीज तो हम नहीं एक्सपेक्ट करते। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ था तो आपको ये भी पढ़ना चाहिए था, क्योंकि एक लेवल होता है कि कितना डीप आप जा सकते हो। करंट में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे, बट एक लिमिट होती है ना, हमें वहां पे अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करना होता है। हम ये तो नहीं रख सकते कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम लिमिटलेस हो जाएं, वो तो और ज्यादा स्ट्रेस डालने वाली बात है। मेंटल स्ट्रेस तो बढ़ेगा इस तरह के पेपर से। और उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की भी बात करें, आप देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ 4 डायनेस्टीज के नाम दिए गए हैं और इसमें पूछा हुआ है कि 8th सेंचुरी, अर्ली 8th सेंचुरी में कौन कौन सी इनमें से डायनेस्टीज को एस्टेब्लिश किया गया था। अब ये भी नहीं पूछा कौन कौन सी, इनमें से कितनी को। इस तरह के फैक्ट्स जब हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते हैं तो कई बार उनको याद करने में बड़ा स्ट्रगल करते हैं। किसी तरह हम उनका सीक्वेंस याद भी कर लेते हैं, बट इतना डीप जाना कि 8th सेंचुरी के अर्ली में इनमें से
कितनी डायनेस्टीज एस्टेब्लिश हुई थी। अब आपको हो सकता है 2 के रिगार्डिंग याद हो चीजें, अगर आपको तीसरे और चौथे के रिगार्डिंग पता ही नहीं है, आप नंबर ही नहीं बता पाओगे ओनली 3 है या ओनली 2 है। और ऐसा भी नहीं है कि हर साल कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, हर साल आते हैं, बट हम तब ये अप्रोच रखते थे कि ठीक है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है हमने उनसे घबराना नहीं है, हमने वो आइडेंटिफाई करने हैं जो कि हमें पता है कि ये तो फॉर श्योर हमें आते ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी पेपर में से कुछ क्वेश्चंस यहां मैंने लिखे हैं जो कि हम एक सीरियस एस्पिरेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है उसको आते ही होंगे। जैसे इसमें पूछा हुआ है इनमें से किस कंट्री का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। अब अगर आपने साइंस एंड टेक के बेसिक्स भी पढ़े हैं तो आपको पता होगा इसका आंसर जापान है। इसके अलावा यूक्रेन का जो बॉर्डर है इसमें पूछा हुआ है कितनी कंट्रीज के साथ लगता है। और अगर आप करंट पढ़ रहे हो तो आपको इतना भी पता होगा कि यूक्रेन जब इतना ज्यादा न्यूज में है तो आपको मैप पे उसकी लोकेशन अच्छे से पता हो, तो ये क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं आपको आना चाहिए। उसके अलावा ये एक अफ्रीकन कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है जो रिसेंटली जी न्यूज रहा है ड्यू टू वेरियस इश्यूज। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस बीच में थे, बट अगर आप आइडेंटिफाई करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस तो आगे जो हमारा पेपर होता था प्रीलिम्स का उसमें एक ठीक ठाक नंबर मिल जाता था इस टाइप के क्वेश्चंस का, जिनका हम ये बोलते थे कि अगर आप इनको अटेम्प्ट करोगे तो आप कट ऑफ के आसपास तो पहुंच जाओगे। उसके बाद ये होता है कि थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको आप कितना स्मार्टली अटेम्प्ट करते हो वो डिसाइड कर देगा कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है या नहीं होता। बट इस बार जब एक सीरियस एस्पिरेंट इस टाइप के क्वेश्चंस लोकेट करता है पेपर के अंदर तो उनका नंबर इतना छोटा मिलेगा कि सीरियस एस्पिरेंट उसके बाद इस सिचुएशन में आ जाएगा कि अभी तो मैं कट ऑफ क्लियर नहीं करूंगा, अब कहानी आ जाएगी तुक्केबाजी पे। सो बेसिकली यूपीएससी ने पेपर कैसा डाला है कि मैंने आपको थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे दिए हैं जो आपको आते होंगे, बाकी क्वेश्चंस के अंदर या तो आपको हाफ नॉलेज होगी या बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। अब तुक्के मारो, अब जो बच्चा तुक्के मारेगा, जिसके तुक्के जितने सेट बैठ गए, जिसका लक उस दिन अच्छा था वो प्रीलिम्स निकालेगा। सो ये क्राइटेरिया था इस पेपर का, अगर आप कायदे से देखो। और अगर हम इस पेपर को देख के ये एक स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करें कि यार ये पेपर ऐसा आया था, इन फ्यूचर अगर इस तरह का पेपर अगर आता है तो मैं उसमें कैसे अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, तो ये लिमिटलेस चीज है। अगर आपको कोई इस पेपर के बाद ये डिफाइन करने बैठ जाएगा ना कि अब आप ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करो तो आप इस तरह का पेपर भी अटेम्प्ट कर पाओगे, उसमें भी अच्छा स्कोर कर पाओगे, तो वो एक लिमिटलेस चीज है। वो कोई लॉजिकल कोई आपको एडवाइस नहीं दिया जा रहा, आपको एक मन की तसल्ली दी जा रही है। मुझे एक होप ये है कि यूपीएससी ने ये एक पेपर इस बार दिया है, एक यूपीएससी का अपना प्रोसेस है कि कॉन्फिडेंशियल वे से एक पेपर को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसकी प्रिंटिंग होती है, उसके बाद वो आप एग्जाम पे जाके देते हो। उसके बाद जहां तक सिस्टम की बात है, ऐसी चीजें सुनने में आती है कि पेपर होने के बाद एक रिव्यू कमेटी भी होती है जो कि रिव्यू करती है पेपर को कि पेपर एक्चुअली में था कैसा, बच्चों के मार्क्स कैसे आए हैं। सो हम यही एक आस रख सकते हैं कि इस पेपर को रिव्यू करने के बाद यूपीएससी एक बार सोचेगा कि ये पेपर जो है प्रैक्टिकली एक अच्छे आईएएस ऑफिसर्स चुनने के लिए ये पेपर सही नहीं है, क्योंकि आप इसमें बेसिकली तुक्केबाज लोग ढूंढ रहे हो। अगर कोई इस पेपर को देने के बाद ये आके बाहर बोल रहा है ना मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी और मैंने तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर दिया, तो वो जस्ट एक हवा में फेंक रहा है बात। क्योंकि अच्छी तैयारी वाले और जिनकी तैयारी नहीं भी अच्छी थी सब एक ही जगह आके खड़े हो गए हैं, नॉन सीरियस सीरियस एस्पिरेंट्स एक ही जगह आके खड़े हो गए हैं। और इस तरह से अच्छे सिविल सर्वेंट्स हम अपने देश के लिए नहीं चुन सकते। ठीक है, एग्जाम इज नॉट दी ओनली बेसिस जिसके बेसिस पे आप ये बोल लोगे कि हाँ जो बच्चा इस पेपर को निकालेगा वो एक अच्छा सिविल सर्वेंट होगा, बट आप ये तो इंश्योर कर सकते हो ना कि एक इंसान हार्डवर्किंग है या नहीं है, हार्डवर्क किया है, एक सही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने वाला इंसान है कि नहीं है। सही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेगा, हार्डवर्क करेगा, उसके बाद ही वो इस लायक बनेगा कि वो पेपर के अंदर ठीक ठाक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके और कट ऑफ को क्वालिफाई कर सके। बट ये पेपर ना हार्डवर्क डिफाइन करता है ना आपकी नॉलेज डिफाइन करता है, ये पेपर तो सिर्फ और सिर्फ लक डिफाइन करता है। संडे को जब जीएस पेपर 1 कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर जैसे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर बच्चे आते हैं तो फर्स्ट रिएक्शन दिखा रहे होते हैं कुछ वीडियोस के अंदर। तो एक कैंडिडेट बोल रहा था, मतलब शक्ल से पता चल जाता है कि कौन एक सीरियस कैंडिडेट है कौन नहीं है। वो निकल के बाहर बोल रहा है कि एग्जाम ठीक था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, मैंने तो 90+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, इस तरह के कैंडिडेट का ये एग्जाम निकल भी जाए
और वो 90 प्लस करके भी अटेम्प्ट इसीलिए आया है क्योंकि उसको पेपर के अंदर मुश्किल से 8, 9, 10 क्वेश्चंस आते होंगे। उसके बाद तो उसको पता है कि 8, 9, 10 अटेम्प्ट करके आऊंगा, वैसे नहीं कुछ बनना, तो बेटर है कि तुक्के मार दो दबा दबा के, कहीं तो लैंड करने के चांसेस होंगे। तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि इस टाइप के कैंडिडेट्स इस बार सिलेक्ट हो जाएंगे। अब ये पेपर चाहे हमारे लिए हार्ट ब्रेकिंग था या शॉकिंग था, बट मैं आपको सडनली ये नहीं कह सकता कि अब आप स्ट्रेटेजी चेंज कर लो, अपने बुक्स और रिसोर्सेस बदल लो, अपनी बाउंड्रीज को लिमिटलेस कर लो, बिल्कुल भी नहीं। आपको बुक्स एंड रिसोर्सेज भी वही रखने हैं, स्ट्रेटेजी भी वही रखनी है। कौन सी वाली? कि एनसीईआरटी आपके बेसिक्स हैं, उनको अच्छे से आपको कवर करना है, नोट्स बनाने हैं, जो आपके एडवांस बुक्स हम थोड़ी बहुत रेफर करते हैं उनको भी आपने पहले की तरह ही रेफर करना है। हम नहीं चेंज कर सकते स्ट्रेटेजी, आप समझो, वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। अगर यूपीएससी इम्प्रैक्टिकल हो गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम इम्प्रैक्टिकल हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज हमें कहीं नहीं लेके जाएगी अल्टीमेटली। हाँ, हम थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन ये कर सकते हैं कि ठीक है, कोई चीज हम पढ़ रहे हैं, हम उसके रिगार्डिंग जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनमें से किसी भी फैक्ट को इग्नोर ना करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं अगर आप वो इग्नोर ना करते तो इस पेपर में आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर पाते, नहीं, ये पेपर एक्सेप्शनल हो गया, एक एक्सेप्शनल सिनेरियो हो गया। एंड हम यही एक आस रख सकते हैं, यूपीएससी शायद अपनी गलती को रियलाइज करेगा, क्योंकि इस तरह का पेपर देके यूपीएससी क्वालिटी कैंडिडेट्स नहीं ले रहा है। बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट्स आई एम श्योर इस पेपर के बाद बाहर हो गए होंगे, बहुत ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट्स, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स जो सिर्फ तुक्के मार के आए हैं वो प्रीलिम्स क्रैक कर जाएंगे इस बार। तो जस्ट आप इतना सा चेंज कर सकते हो कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई सोशल वेलफेयर स्कीम पढ़ रहे हो करंट के अंदर, चाहे आप अपने बेसिक्स पढ़ रहे हो एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, कोई टॉपिक से रिलेटेड जो चीज आपके बुक्स के अंदर है वो आप थरोली कवर करो। उनको मतलब पीस मील में मत करो कि उनके 4-5 फैक्ट्स आपने पढ़ लिए, 2-4 छोड़ दिए, क्योंकि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस टैकल करने हैं ना, कल अगर इसी टाइप के क्वेश्चंस दोबारा यूपीएससी डालता है बट एक मीडियम लेवल का डिफिकल्टी लेवल रखता है, उसका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इस तरह का नहीं रखता है, तो भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सारे बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। हम यूपीएससी से अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहां से वो वापस एलिमिनेशन मेथड बेस्ड क्वेश्चंस कभी डालेगा, बट हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं डालेगा जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला बच्चा ही कर पाए, या हो सकता है वो भी स्ट्रगल करे। अब हम चलते हैं पेपर 2 की तरफ, जिसने बेसिकली सोने पे सुहागा करने वाला काम किया है। ऐसे कैंडिडेट्स जो सूबे का पेपर देने के बाद किसी तरह अगर फील भी कर रहे थे कि हाँ पेपर काफी डिफिकल्ट था, कट ऑफ थोड़ी नीचे ही जाती लग रही है इस बार, फिर भी मैंने थोड़ा सेटिस्फैक्टरी लेवल पर अटेम्प्ट किया है, मुझे आस है, उनकी आस शाम वाले पेपर ने तोड़ दी। मोस्टली ऐसे बच्चे जो कि सुबह वाले में फिर भी आस रख रहे थे, वो शाम आते आते बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो गए। पेपर इस टाइप का था कि आपको लगेगा शायद मैं कैट टाइप कोई पेपर दे रहा हूं, कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस का पेपर दे रहा हूं। सो आई कैन इमेजिन वेरी वेल कि एक आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसका मैथ्स इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसने किसी तरह पिछले सालों के कुछ सीसैट के पेपर देखे अपना जो लेवल है एक मीडियम लेवल पर प्रिपेयर किया मेहनत करके, वो कैंडिडेट भी इस पेपर को देख के टोटली शैटर हो गया होगा। सुबह वाला जीएस का पेपर जो था वो देखने के बाद ही क्लियर नहीं हो रहा था कि यूपीएससी चाह क्या रहा है, किस टाइप के कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट करना चाह रहा है। और अगर कुछ एक कैंडिडेट्स उसमें जिन्होंने वाकई मेहनत की थी वो फिल्टर आउट हो भी गए, तो उनमें से ज्यादातर कैंडिडेट्स यहां मार खा जाएंगे। जो 66 का जो फिगर है ना, वो उसको ही नहीं क्रॉस कर पाएंगे। इस पेपर को देख के साफ पता लग रहा था कि यूपीएससी नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों को ही फिल्टर आउट करना चाहता है, क्योंकि एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे के लिए भी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको फास्ट वे से एक्यूरेटली सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो जब उसको टाइम लगेगा तो आप आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे या जिन्होंने किसी तरह अपने आप को सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए प्रिपेयर किया था, वो कहां लैंड करेंगे? ये भी पेपर बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। आप सोच सकते हो कि जो कैंडिडेट्स पिछले पेपर के अंदर अगर मान लो डिसेंट स्कोर ले भी आए, वो यहां मार खा जाएंगे। तो इस हिसाब से दोनों अगर फैक्टर्स का हम ध्यान रखें तो कट ऑफ ड्रास्टिकली गिरनी चाहिए। अगर कट ऑफ एक डिसेंट मार्क्स तक जाती भी है तो ये समझ लेना कि जिन्होंने तुक्के मारे थे बहुत अच्छे लेवल पे पेपर 1 के अंदर,
उनका सिलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है इस बार प्रीलिम्स के अंदर। और अगर हम सिलेबस की बात करें, जो सीसैट के रिगार्डिंग सिलेबस है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा, क्लास 10th लेवल। और तो किसी के साथ 10th लेवल का लिखा नहीं हुआ। जो जीएस का पेपर 1 होता है वहां पे भी आपको पता है मोटे मोटे टॉपिक्स लिखे होते हैं और हमें पता है कितना वाइड तरीके से पेपर को कवर किया होता है। सिर्फ एक ये चीज थी जहां क्लास 10th का लेवल लिखा हुआ था, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी एटसेट्रा, क्लास 10th लेवल। अब आप एक बार पेपर अगर सीसैट का देखोगे तो कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते कि क्लास 10th लेवल के हिसाब से ये पेपर बनाया गया था। मैं खुद आपको बोलता था कि सीसैट को आपको क्रिटिसाइज ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको बेसिक लेवल का मैथ्स, बेसिक लेवल का एप्टीट्यूड और बेसिक लेवल के जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड चीजें हैं वो आनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है तो 200 में से 66 मार्क्स लाने आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए। आपको जस्ट इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि 27 से 28 क्वेश्चंस मांग रहा है यूपीएससी आपसे, सही तो आप 40 तक टारगेट रख लिया करो। बट ये पेपर देखने के बाद वो स्टेटमेंट वैलिड नहीं रहती है, क्योंकि ये पेपर तो अब ये डिमांड कर रहा है कि आपका मैथ्स बहुत जबरदस्त लेवल का हो, आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त लेवल की हो। तो ऐसे केस के अंदर जो एक हम्बल बैकग्राउंड से बच्चा है, एक ऐसा बच्चा है जिसका मैथ्स इतना अच्छा नहीं रहा या उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं रही, वो तो बिल्कुल बाहर ही निकल जाएगा। क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए इतने हाई लेवल के मैथ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हमारी एक जस्टिफिकेशन थी सीसैट को लेके वो बिल्कुल अब इनवैलिड हो गई है इस तरह का पेपर देखने के बाद। अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर आपको इस तरह का मैथ्स होगा तो ही आप एक सिविल सर्वेंट बनने लायक हो, अगर आप पिछला जो जीएस का पेपर है उसको अटेम्प्ट कर पाओगे तो ही आप एक सिविल सर्वेंट बनने के लायक हो, अब हम आपको मेंस में असेस करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि ये एक सही सिस्टम है। अब वो बच्चे जो किसी तरह प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर लेंगे उनके लिए भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। वो क्या है, जो आपका मेंस का एग्जाम है उसके अंदर आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर और इंडियन लैंग्वेज का पेपर भी क्वालिफाइंग होता है। वहां पे भी यूपीएससी क्या लिखता है कि पेपर्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड। अब ये पेपर क्वालिफाइंग है बट इनमें आपको 25% मार्क्स, मतलब 75 मार्क्स आउट ऑफ 300 ये आपको मिनिमम चाहिए। अगर आपके 75 मार्क्स नहीं आए इन पेपर्स के अंदर तो आपने चाहे जितना मर्जी अच्छा किया हो अपने ऑप्शनल ऐसे और जीएस के पेपर्स में, वो किसी काम का नहीं रहेगा। सो अगर यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर इतना बड़ा झटका दे सकता है तो कल मेंस के अंदर भी ये दोनों पेपर्स के अंदर आपको झटका देखने को मिल सकता है। तो पहले ही अब मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाना। देखो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का काम होता है कि जिस पर्पस के लिए वो एग्जाम लिया जा रहा है, चाहे वो आईआईटी में एंट्रेंस हो, एम्स में एंट्रेंस हो, चाहे सिविल सर्विसेज में एंट्री की बात हो, तो बच्चों को असेस किया जाए बेसिक लेवल पे कि वो क्या जो एक बेसिक करेक्टरिस्टिक्स चाहिए उस चीज के लिए वो पोजेस करते हैं या नहीं करते। बट इस तरह का जो पेपर है वो ये चीज बिल्कुल भी जस्टिफाई किसी भी एंगल से नहीं करता। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि इस तरह का पेपर आया है इसलिए कि यूपीएससी चाहता है कि कोचिंग इंडस्ट्री को खत्म कर दे। आपको लगता है जिस तरह का सीसैट का पेपर आया है कोचिंग इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा? बल्कि आप ये देखना कि जो सीसैट पढ़ाते थे इस पेपर के बाद उनके इंडस्ट्री के अंदर बूम आ जाएगा सडनली, क्योंकि सब बच्चे अब भागेंगे कि सीसैट के अंदर हमें एक बहुत अच्छा लेवल चाहिए, अगर वही नहीं होगा तो बाकी सारी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो है। और ये पेपर क्लियरली वो चीज बता रहा है। और जीएस के रिगार्डिंग बहुत से इंस्टीट्यूट अब ये क्लेम करने लग जाएंगे कि अब हम इस टाइप की टेस्ट सीरीज देंगे या हम इस एंगल पे पढ़ाएंगे, आपको और रिसोर्सेज देंगे। देखा आपके जो रिसोर्सेज थे उनसे पेपर नहीं आया, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर बैठे वो वैसे ही घबरा जाएंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से तो पेपर आया नहीं है। शायद कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले रिसोर्सेज ऐसे देते हैं कि उसमें से ही एक सारा का सारा कंटेंट आया हो। तो पेपर जैसा मर्जी आए, कोचिंग इंडस्ट्री ने तो अपना काम करते ही रहना है, उसको बूम मिलता ही चला जाएगा, चाहे पेपर इजी आए चाहे पेपर डिफिकल्ट आए। सो ये थ्योरीज आप सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने के लिए बना रहे हो। बेसिक बात ये है कि जिस तरह का पेपर आया है वो वैसा नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उससे क्वालिटी कैंडिडेट्स, डिजर्विंग कैंडिडेट्स निकल के नहीं आएंगे। ये वाकई में एक बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग और शॉकिंग पेपर था। सेशन के एंड में मैं एक बार उस चीज पे भी एम्फसाइज करना चाहूंगा जो मैं आपको हमेशा से कहता हूं, प्लान बी।
बहुत जरूरी है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ। जो बच्चे प्लान बी बिल्कुल भी नहीं रखते, ये सोच के कि ठीक है मैं प्लान बी रखूंगा तो मैं अपने प्लान ए के लिए उतनी एनर्जी, उतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखा पाऊंगा, वो सबसे ज़्यादा अंधेरे में खुद को फील करते हैं, खास करके जब इस तरह का पेपर फेस करते हैं। यूपीएससी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, आप इस पे रिलाई नहीं कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इस पे रिलाई करना एक बहुत बड़ा गैम्बल खेलना है। सो प्लान भी हमेशा आपका होना चाहिए और वो एक प्रैक्टिकल, एक रिलायबल प्लान भी होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह के पेपर के बाद एक ये डिस्कशन करनी आप लोगों के साथ बहुत जरूरी थी, सो डैट आप थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सको कि सिर्फ आप ही परेशान नहीं हो इस पेपर के बाद, सारी जनता परेशान है, सारे के सारे एस्पिरेंट्स परेशान है इस पेपर के बाद। सो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने सडनली कुछ अब ड्रास्टिकली अपनी कोई स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, कुछ और करना है, नहीं, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही करो। थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशन हम कर सकते हैं डेफिनेटली, बीच बीच में हम उस चीज को डिस्कस भी करते रहेंगे। थोड़ी और चीजें क्लियर होंगी मेंस के पेपर के बाद कि मेंस का पेपर कैसा आया, क्या उसमें भी कोई ड्रास्टिक चेंजेस कर दिए हैं या वो उसी लाइंस पे आया। सो धीरे धीरे कुछ और चीजें भी क्लियर होंगी, बट अभी के लिए आप अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करो, एक सही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करो। प्लान बी को भी अपना अगर आपने फाइनलाइज नहीं किया है तो वो भी करो, आपके दिमाग में उसके रिगार्डिंग भी प्लानिंग होनी चाहिए। सो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।